हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? जय हिंद। देखो, इस वीडियो में हम लोग किन किन बातों पे बात करेंगे, किन किन टॉपिक्स पे। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजभाषा के बारे में, उसके बाद फिर राजभाषा के बारे में, फिर राष्ट्रभाषा के बारे में, संपर्क भाषा, विश्व हिंदी सम्मेलन, हमारे संविधान में जो हिंदी के बारे में जो जिक्र है, जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में बात होगी। इसके अलावा कुछ अन्य बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि हिंदी से संबंधित होगी। और इस पूरे लेक्चर से आपसे के मान के चलो 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, है ना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं राजभाषा की। राजभाषा सबसे पहले सन 1949 में सी राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज की जगह स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया। नेशनल लैंग्वेज की जगह स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया। संविधान सभा की कार्यवाही के हिंदी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद राजभाषा किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लो। अब बात करते हैं राजभाषा से तात्पर्य क्या होता है। देखो, संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद, विधानमंडल तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत भाषा। ऐसी भाषा जो संविधान द्वारा सरकारी कामकाज में यूज हो, प्रशासनिक कार्य में यूज हो, संसद, विधानमंडल, न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत भाषा, ऐसी भाषा को राजभाषा बोलते हैं, है ना। अब संविधान लागू होने के बाद राजभाषा की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। 1955 में राष्ट्रपति ने ये आदेश जारी किया कि जहां तक संभव हो जनता के साथ पत्र व्यवहार में तथा प्रशासनिक कार्य में हिंदी के प्रयोग को अंग्रेजी के साथ बढ़ावा दिया जाए, पर साथ ही यह बात भी लिख दी कि अंग्रेजी के पाठ को ही प्रामाणिक माना जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या होता है कि राजभाषा आयोग बनता है। 1955 में राष्ट्रपति ने संविधान के प्रावधानों के अनुसार, याद रखिए, संविधानों के प्रावधानों के अनुसार बाला साहब गंगाधर खैर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने राजभाषा के प्रयोग के बारे में कुछ सुझाव दिए। तो पहला जो राजभाषा आयोग था वो उसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैर। और इन्होंने कुछ सुझाव दिए, तो आइए देखते हैं उनके कुछ सुझावों को। पहला सुझाव उनका था, हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और भाषा, विशेषतः दक्षिण भारत की भाषा अवश्य सीखनी चाहिए। इनका एक अन्य सुझाव, दूसरा सुझाव था, 14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा दिया जाना चाहिए। प्रशासनिक कर्मचारियों को निश्चित अवधि के अंदर हिंदी का कार्य साधन ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए पुरस्कार और दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाना चाहिए। देवनागरी लिपि को अखिल भारतीय लिपि के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। हिंदी के विकास का दायित्व सरकार की एक प्रशासनिक इकाई पर डालना चाहिए। भारत की भाषाओं में निकटता लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। ये इन्होंने कुछ सुझाव दिए। किसने? बीजी खैर के आयोग ने, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करके लिख लो, एक अन्य आयोग भी बना था जो पंत समिति थी, जो कि 16 नवंबर 1957 को बना था। तो आपसे इसमें सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि एक राजभाषा के लिए समिति थी, तो उसमें मान लो बीजी खैर ऑप्शंस नहीं दिया, तो वहाँ पे पंत समिति ऑप्शंस देगा। इसके अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत। और ये इन्होंने जो है 8 फरवरी 1959 को अपनी समिति इनकी सिफारिश दी। और इन्होंने क्या कहा था, इनकी समिति ने क्या कहा कि हिंदी को धीरे धीरे राजभाषा बनाओ और कोई निश्चित तारीख मत दो और तब तक साथ में अंग्रेजी चलने दो। बड़ा मतलब इन्होंने ये कहा था, है ना। अब देखो, बीजी खैर आयोग की बात जो है, फिर बना संसदीय राजभाषा समिति। इन सुझावों का, जो बीजी खैर आयोग ने जो सुझाव दिए थे, उन सुझावों का परीक्षण करने का दायित्व संसद की राजभाषा समिति को सौंपा गया। और समिति ने 1959 में फिर इन्होंने कुछ सुझाव दिए। अब इनके सुझाव क्या क्या थे भाई? जब तक कर्मचारी और अधिकारी हिंदी का कार्य साधन ज्ञान प्राप्त ना कर लें, तब तक अंग्रेजी में कार्य करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। इनका दूसरा सुझाव था, 45 वर्ष के ऊपर की उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों को हिंदी के प्रशिक्षण से छूट दे देनी चाहिए। उच्च न्यायालयों में निर्णय, आदेश आदि को अंग्रेजी में ही रहने देना चाहिए। केंद्रीय सेवाओं में परीक्षाओं के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को बने रहने देना चाहिए। और 1965 के बाद हिंदी को प्रधान भाषा हो जाए या बना दिया जाए। ठीक है। संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी ये बातें कही, अपने ये सुझाव दिए। अब फिर क्या हुआ?
देखो, राजभाषा आयोग, बीजी खैरवाला, संसदीय राजभाषा समिति, दोनों की सिफारिशों पर अब राष्ट्रपति जी का आदेश आ रहा है। अब राष्ट्रपति जी क्या बोलते हैं, 45 वर्ष दोनों लोग का सुझाव सुने, उसके बाद राष्ट्रपति जी ने अपनी राय दिया, अपना आदेश दिया। उनके आदेश ये हैं कि 45 से कम उम्र वाले कर्मचारियों के लिए हिंदी का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया जाए। अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना रहे। धीरे धीरे हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाने की व्यवस्था की जाए। हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के लिए एक अस्थायी आयोग का निर्माण किया जाए। विधायी आयोग की स्थापना की जाए। ये देखिए, ये बात याद रखना आपको, अस्थायी आयोग का निर्माण किया जाए और विधायी आयोग की स्थापना की जाए जो कि विधि कोश का निर्माण करे, ताकि विधि से संबंधित शब्द हिंदी में अनुवादित हो सकें। समझ रहे हो बात को। फिर इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा मंत्रालय हिंदी के प्रचार की व्यवस्था करे। इस कार्य में गैर सरकारी संस्थाओं की मदद ली जा सकती है। राजकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए गृह मंत्रालय योजना तैयार करे। अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा स्टार्ट हुआ कि गृह मंत्रालय योजना तैयार करे। अब देखो क्या होता है। तो जो जैसा राष्ट्रपति जी का आदेश था, तो 2 आयोग की स्थापना हो गई। एक है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, जो कि इंग्लिश की चीज़ों को हिंदी में ट्रांसलेट करती है, और दूसरा आपका बन गया विधायी आयोग। अब बात करते हैं राजभाषा अधिनियम 1963, और जो कि संशोधित हुआ 1967 में। देखो, संविधान के उपबंधों के अनुसार 1965 में हिंदी को भारत की एकमात्र राजभाषा बनाना था, पर इसके ठीक पहले अहिंदी क्षेत्रों, मतलब जहां हिंदी नहीं बोली जाती है, क्षेत्रों विशेषतः पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन प्रारंभ हो गए। ऐसी स्थिति में जवाहरलाल नेहरू ने अहिंदी भाषी क्षेत्रों को आश्वासन दिया कि हिंदी को एकमात्र राजभाषा स्वीकार करने से पहले अहिंदी क्षेत्रों की सहमति प्राप्त की जाए। इसी आश्वासन की पूर्ति के लिए यह अधिनियम बनाया गया। कौन सा अधिनियम? राजभाषा अधिनियम। बात समझे। अब देखो, इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं। 26 जनवरी 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग चलता रहेगा। बहुत तेजी से ट्रेन जा रही है गुरु। देखो, 26 जनवरी 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग चलता रहेगा। ठीक है। उच्च न्यायालयों में के निर्णय में हिंदी या किसी राज्य स्तरीय राजभाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। ये सब इस अधिनियम के प्रावधान है। संघ के संकल्पों, अधिसूचना, विज्ञापनों आदि दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य होगा। जब तक अहिंदी भाषी राज्य अंग्रेजी को समाप्त करने का संकल्प नहीं ले लेंगे, तब तक अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा। 1967 के संशोधन के बाद अहिंदी भाषी राज्यों की चिंता जो है समाप्त हो गई। जब अधिनियम में ऐसी ऐसी बातें लिख दी गई तो उनकी चिंता समाप्त हो गई, किंतु उन लोगों की चिंता बढ़ने लगी जो देश की एकता के लिए हिंदी को एकमात्र राजभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि हिंदी हमारे भारत की राजभाषा बने। ऐसी जटिल स्थिति में संसद के दोनों सदनों में एक संकल्प 1968 पारित किया गया। इसे आप याद रखिएगा, संकल्प 1968, जिसके अनुसार सरकार हिंदी के तीव्र विकास और प्रयोग के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगी, जिसकी प्रगति की रिपोर्ट प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत की जाएगी। भारत सरकार राज्यों के सहयोग से त्रिभाषा सूत्र लागू करेगी। इसके अंतर्गत हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा, विशेषतः दक्षिण भारत की भाषा का अध्ययन अनिवार्य होगा। अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषा और अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी का अध्ययन अनिवार्य होगा। मतलब ये समझो, यूपी में रह रहे हो तो यूपी में भैया अपना हिंदी है और एक इंग्लिश और प्लस एक जो है दक्षिण भारत की भाषा, और मान लो तमिलनाडु में हो तो तमिलनाडु में अपना जो है तमिल हो गया, उसके बाद इंग्लिश हो गया और एक अपना हिंदी हो गया। वहाँ का ऐसा सीन बनाया गया। फिर केंद्रीय सेवा में भर्ती के लिए हिंदी अथवा दोनों भाषाओं का ज्ञान आवश्यक होगा, और सरकार 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं का समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करेगी।
फिर राजभाषा नियम 1976। भारत सरकार ने राजभाषा अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने का दायित्व गृह मंत्रालय को सौंपा। जो अधिनियम बना था उसके मतलब उस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने का दायित्व किसे सौंपा गया? गृह मंत्रालय को सौंपा गया। और इसके लिए गृह मंत्रालय के अधीन एक राजभाषा अनुभाग की स्थापना हुई, जो स्वतंत्र राजभाषा विभाग हो गया। इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में आता है। राजभाषा विभाग में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए 12 नियम निर्धारित किए, है ना। अभी इस राजभाषा ने 12 नियम निर्धारित किए, जिसमें से प्रमुख हैं। देश भर के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला का वर्ग, इसमें वे राज्य आते हैं जिनकी पहली भाषा हिंदी है। ये राज्य हैं यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली। फिर खा वर्ग में, इसमें वे राज्य आते हैं जिनमें हिंदी समझी जाती है किंतु पहली भाषा के रूप में प्रयुक्त नहीं होती है। इनमें जैसे पंजाब में लोग हिंदी समझते हैं लेकिन पहली भाषा नहीं है। गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार। फिर गा वर्ग आता है, इसमें वे सभी राज्य आते हैं जिन राज्यों में प्राय हिंदी नहीं समझी जाती है। ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी के क्षेत्रों के सभी राज्य, दक्षिण भारत के चारों राज्य। ये 3 वर्गों में उन्होंने बांटा। अब फिर का क्षेत्र के पत्रों आदि के लिए निश्चित किया गया कि इनमें जो है हिंदी का प्रयोग हो। अगर अंग्रेजी का प्रयोग किया जाए तो साथ में हिंदी अनुवाद भी भेजा जाए। फिर का क्षेत्रों के साथ पत्राचार समानता हिंदी में ही हो, और गा क्षेत्रों के साथ जो साउथ वाले हैं या उत्तर पूर्वी राज्य हैं उसमें अंग्रेजी में ही पत्राचार होता रहे। इसके अलावा क्या कहा कि हिंदी में कहीं से भी प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में ही देना होगा। सभी दस्तावेज हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं के साथ साथ निकाले जाएंगे। इसका उत्तरदायित्व दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का होगा। केंद्र सरकार के सभी फॉर्म, नाम पत्र, सूचना पत्र, शीर्ष, मोहरे आदि हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। प्रत्येक कार्यालय के प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह भाषा संबंधी नियमों और आदेशों का अनुपालन कराए और जांच पड़ताल करता रहे। इसके बाद फिर 1976 के बाद राजभाषा की प्रगति के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखो 1976 से पहले अब तक राजभाषा की प्रगति का विश्लेषण विभिन्न मंत्रालयों के अनुसार किया जा सकता है। भारत सरकार के 3 मंत्रालय राजभाषा संबंधी कार्यों में लगे हैं, जैसे गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जिक्र किए हैं इसके बारे में। देखो गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग प्रत्येक वर्ष अपने उद्देश्य तय करता है तथा सभी मंत्रालयों पर उद्देश्य पूरे करने के लिए दबाव बनाता है। वर्ष के कार्यक्रम में कई बातों पर ध्यान दिया, जैसे कितने प्रतिशत कर्मचारी हिंदी में काम करने लगे हैं, कितने तंकड़ आशुलिपिक और तकनीकी ज्ञान का हिंदी में प्रयोग करने लगे हैं, हिंदी के लिए काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं ने कितने कार्य संपन्न किए हैं आदि। यह विभाग हिंदी नहीं जानने वाले अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता है। इसके लिए इस विभाग के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 3 पाठ्यक्रम प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ बनाए गए हैं। इसे आप याद रखिएगा। इसी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई है और इसको एकदम अच्छे से याद करिएगा। और ये किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है। यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है, जिसका कार्य प्रशासनिक प्रकार के प्रत्येक साहित्य का अनुवाद करना है। इसका कार्य क्या क्या है? जिसका कार्य है प्रत्येक प्रशासनिक प्रकार के साहित्य का अनुवाद करना है। ब्यूरो सरकारी सामग्री के अंतर्गत अतिरिक्त सार्वजनिक उपकरणों, प्रतिष्ठानों तथा बैंकों की सामग्री का अनुवाद भी करता है। इसके अतिरिक्त अनुवाद को प्रशिक्षण करने का कार्य भी इसे ही सौंपा गया है। राजभाषा विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वह केंद्रीय हिंदी समिति और मंत्रालयों की हिंदी समितियों की बैठकों का आयोजन करके उसमें तालमेल बैठाता है।
अगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के कामकाज को निर्धारित करता है। इसके लिए इसके अतिरिक्त जो अन्य मंत्रालय राजभाषा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके साथ संपर्क बनाए रखकर राजभाषा के विकास में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता है। तो आपको बस इसमें से याद, देखो ये सब जो बता रहे हैं ये सब तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए चीज़ें हैं, है ना। आपको जो याद रखना है, देखो ये ब्लू वाला जो है ना, इसे ही बस आपको याद करना है। एग्जाम में यूपीएससी में इससे ज़्यादा नहीं आएगा। कुछ चीज़ें होती हैं कॉन्सेप्ट, देखो कॉन्सेप्ट आदमी इसलिए बताता है ना कि अगर मान लो इधर उधर करके देगा तो भी आप कर लो, है ना। अब देखो विधि मंत्रालय है। विधि मंत्रालय का विधायी विभाग मूलतः विधि साहित्य के अनुवाद से संबंधित कार्य करता है। यह विभाग लगभग सारे विधि साहित्य का अनुवाद कर चुका है। इसके अतिरिक्त संसद में आने वाले सभी विधेयक पहले से हिंदी अनुवाद तैयार करके पेश किए जाते हैं। जो भी संसद में विधेयक वगैरह आता है पहले से हिंदी उसका अनुवाद कर लिया जाता है। अपनी एक और योजना के तहत अब ये विभाग समस्त विधि अनुवाद को इंटरनेट या निकनेट के माध्यम से पूरे भारत में उपलब्ध कराने में सक्षम हो गया है। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और इसके अंतर्गत स्थापित केंद्रीय हिंदी निर्देशालय मुख्यतः रूप से शिक्षा के क्षेत्र में राजभाषा हिंदी की संभावनाओं को तलाशने और तराशने में जुटा है। उच्च शिक्षा में प्रयुक्त होने वाली पुस्तकों का हिंदी अनुवाद, स्तरीय पुस्तकों का हिंदी में प्रकाशन, द्विभाषी व त्रिभाषी कोशों का निर्माण आदि तो इसके कार्य हैं ही। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का निर्माण भी इसका प्रमुख कार्य है। देखो इसको याद रखना है। इसकी पहले पर सरकार ने वर्ष 1997 में हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की स्थापना की, जो उच्च शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी के विकास तथा शोध कार्य में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो ये कुल मिला के ये सब बातें हो गई राजभाषा के बारे में। अब एक बार आप जैसे बोर हो गए होगे या कहीं पे ऐसा लगा होगा कि कुछ चीज़ें जो है ऊपर से निकल गई हैं, अब एक बार हम उसको समरी कर दे रहे हैं। देखो सबसे पहले अपना नेशनल लैंग्वेज की स्टेट लैंग्वेज आया, किसने बोला भैया? सी राजगोपालाचारी ने बोला, है ना। स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद क्या किया गया है? राजभाषा। राजभाषा का मतलब क्या होता है? सरकारी कामकाज उसमें किया जाता है। 1955 में राष्ट्रपति ने सीधे सीधे आदेश दिया कि हिंदी के प्रयोग को अंग्रेजी के साथ बढ़ावा दिया जाए और फिलहाल के लिए जो है अंग्रेजी पाठ को ही प्रमाणिक माना जाए। उसके बाद फिर बना राजभाषा आयोग बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 में, ठीक है। इन्होंने कुछ सुझाव दिए, सुझावों को बस एक बार पढ़ लेना है, इसका एग्जाम से शायद ही कोई मतलब होगा, है ना। यूपीएससी से तो खैर कोई मतलब नहीं है, कांस्टेबल छोटे एग्जाम से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ याद रखना है कि राजभाषा के लिए एक और समिति बनी थी जिसका नाम था पंत समिति और इसके अध्यक्ष थे गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। और इन्होंने भी अपनी सिफारिश में यही कहा कि धीरे धीरे हिंदी को राजभाषा बनाओ और कोई तारीख वगैरह निश्चित मत करो और साथ में साथ अंग्रेजी को जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, ठीक है। अब राजभाषा आयोग के बाद जो है फिर उस जो राजभाषा ने जो सुझाव दिए थे उन सुझावों को देखने के लिए, देखने समझने सुनने के लिए संसदीय राजभाषा समिति बनी, ठीक है। फिर इस समिति ने अपने कुछ सुझाव दिए, सारे सुझाव थे, ठीक है। तो आपको बस ये सुझाव देखना है। फिर इन दोनों के राजभाषा आयोग मतलब बीजी खेर वाले और संसदीय राजभाषा समिति, इन दोनों के सुझाव पे फिर राष्ट्रपति ने सुझाव दिया, वो ये सुझाव हैं, ठीक है। फिर राष्ट्रपति ने जो सुझाव दिए उनके तहत ये दोनों आयोगों की स्थापना हुई, ठीक है। फिर उसके बाद आया राजभाषा अधिनियम। अब राजभाषा अधिनियम बन गया, तो ये अधिनियम क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं वो परेशान ना हो। इसके बाद इस अधिनियम की जो है कुछ बातें हैं आपको ये जैसे याद रखना है। संकल्प 1968 त्रिभाषा सूत्र मतलब आपको बताई दिए हैं कि अगर हिंदी वाले राज्य है तो हिंदी इंग्लिश प्लस दक्षिण भारत की भाषा, दक्षिण भारत का कोई राज्य है तो भैया वो अपना एक तमिल बोलेगा, मान लो तमिलनाडु का तमिल बोलेगा, फिर एक अपना इंग्लिश हो गया और एक अपना हिंदी हो गया। फिर राजभाषा नियम, जो ये राजभाषा अधिनियम था, इसके उपबंधों को मतलब जैसे उपबंधों हैं तो इसके उपबंधों को लागू करने का कार्य किसे सौंपा गया? गृह मंत्रालय को सौंपा गया। तो गृह मंत्रालय ने अपना बताया ऐसे ऐसे बांटा भाई, का वर्ग खा वर्ग में ऐसे ऐसे बांट दिया, ठीक है। इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपको कार्य करना है, ठीक है। तो कुल मिला के बात राजभाषा से संबंधित ये है, एक समरी। अब बात करते हैं राष्ट्रभाषा के बारे में। देखो राष्ट्रभाषा से तात्पर्य किसी देश की उस भाषा से है जिसने वहाँ के अधिकांश लोग बोलते हैं तथा जिसके साथ उसका सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव होता है। राष्ट्रभाषा की कुछ कसौटियाँ या मानक बोल सकते हो आप। वह भाषा देश के सभी या अधिकतम व्यक्तियों द्वारा बोली जा सकती हो। देखो इसको अच्छे से पढ़ना क्योंकि यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन ऐसे आया था
कि आपसे मतलब वो समझो लिखा हुआ था, ठीक है, लॉजिकल में टाइप में, वो सब इन सब पॉइंट से ही आपको मिलेगा। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन था कि लॉजिकल टाइप में लिखा हुआ था और आपको बताना, उसमें से एक आपको चुनना था, ठीक है। वो क्वेश्चन मिलेगा तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो राजभाषा के मानक कौन कौन क्या क्या हैं? वह भाषा देश के सभी या अधिकतम व्यक्तियों द्वारा बोली जा सकती हो, उसे बोलने वाले देश के किसी एक हिस्से में नहीं बल्कि विभिन्न हिस्सों में हो, ताकि भाषा पूरे देश में संपर्क सूत्र स्थापित करने में सक्षम हो सके। वह भाषा राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को धारण करने में सक्षम हो, अर्थात देश के विभिन्न सांस्कृतिक पक्षों की अभिव्यक्ति उसमें हो पाती हो। उसका शब्द भंडार इतना व्यापक हो कि देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित शब्दावलियाँ उसमें शामिल हो सकें। उसमें यह प्रवृत्ति भी होनी चाहिए कि देश की भाषाओं के अन्य शब्दों को वह सहजतापूर्वक शामिल करे, न कि उससे परहेज करे। उस भाषा का व्याकरण इतना सरल होना चाहिए ताकि देश के अन्य हिस्से के निवासी यदि उसे सीखना चाहें तो सीखने से उनको प्रॉब्लम ना हो, सीखने की प्रक्रिया उनकी कठिन ना हो। उनकी ध्वनि संरचना व्यापक तथा लचीली होनी चाहिए। यदि अन्य भाषाओं की कुछ ध्वनियाँ उसमें प्रयुक्त ना होती हों तो उन्हें स्वीकारने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। उसकी लिपि भी राष्ट्रभाषा लिपि होनी चाहिए, अर्थात ऐसी लिपि जिसमें देश की सभी भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले ध्वनि संकेत लिखे जा सकते हों। उस भाषा में साहित्य की रचना व्यापक तौर पे हुई हो, साहित्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में रचा गया हो, मतलब एकांकी नाटक सब, है ना। उस भाषा ने राष्ट्र के प्रमुख आंदोलनों में सक्रिय सहभागिता की हो, अर्थात सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई हो। ये सब मानक हैं, ये सब कंडीशन हैं कि राष्ट्रभाषा का क्या हो सकता है ना। ये सब एक बार पढ़ लो। अब देखो, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, इसका कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि पढ़ लो, हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए, हो सकता ना आए। राष्ट्रभाषा की आवश्यकता किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक एकता की जागृति एवं अक्षुण्णता के लिए होती है। हमारे देश में अकबर के समय से लेकर लगभग 3 शताब्दी तक फारसी राजभाषा रही। सन 1833 के बाद से निचले स्तर पर उर्दू और उच्च स्तर पर अंग्रेजी राजभाषा रही, परंतु सारे देश की संपर्क भाषा हिंदी ही रही। 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने फोर्ट विलियम कॉलेज एवं सामाजिक धार्मिक नवजागरण ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे प्रमुख राजनीतिक संगठन अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने राष्ट्रीय चेतना के जागरण हेतु एक भाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए इसके लिए हिंदी को उपयुक्त बताया। कांग्रेस ने 1925 के कानपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि कांग्रेस अपने सभी कार्यों में प्रादेशिक भाषाओं और हिंदी का प्रयोग करे। देखो, इस पॉइंट को याद रखना। 1864 में मुंबई फ्री कॉलेज के प्राध्यापक श्री पेठे ने राष्ट्रभाषा नामक मराठी पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने भारत के लिए एक भाषा की आवश्यकता की बात की थी। उनके मत से हिंदी इस दृष्टि से खड़ी उतरती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1936 में हिंदी वर्ग का आरंभ किया और काठियावाड़ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति नामक संस्था स्थापित की। इस पॉइंट को भी याद रखना। देखो, यहाँ पे उस पॉइंट्स को बता रहे हैं जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। बाकी एक बार पूरा पढ़े रहोगे ना तो आपको सब कुछ पता रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी या हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय एकता की आवश्यक शर्त माना। यदि हम लोगों ने तन मन धन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा होगी हिंदी, ऐसा सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। ये भी याद रखना, जैसे कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये नारा किसने दिया, ये बात किसने कही, ठीक है। 1918 में कांग्रेस की इंदौर अधिवेशन में गांधी जी ने अपना स्पष्ट मत दिया कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी ही चाहिए। वे मानते थे कि हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है। वो इस पॉइंट को भी याद रखना है, ये भी शायद पूछा था या पूछ सकता है। महात्मा गांधी जी ने प्रेरणा से ही वर्धा और मद्रास में राष्ट्रभाषा प्रचार सभाएं स्थापित हुईं। 1829 में सी राजगोपालाचारी ने साउथ वालों को हिंदी सीखने की सीख दी। उनका कहना था कि हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भाषा में राजभाषा भी होगी। तो ये सब पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप एक बार पढ़ लीजिएगा।
जो इम्पोर्टेंट है, जो ब्लू से लिखा हुआ है, उसको एक बार कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा, हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए। एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, उन्होंने यही सी राजगोपालाचारी ने 1937 में मद्रास में संपन्न हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस की सारी कार्रवाइयाँ हिंदी में हो। तो ये सब इन्होंने कहा। तो राजभाषा समाप्त, राष्ट्रभाषा समाप्त। अब हम लोग बात करते हैं संपर्क भाषा की। देखो संपर्क भाषा क्या होती है? स्वाधीनता प्राप्ति के बाद राजभाषा और राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त एक अन्य शब्द संपर्क भाषा का प्रयोग हिंदी के संबंध में अक्सर होने लगा। संपर्क भाषा का अर्थ होता है ऐसी भाषा जो दो विभिन्न भाषिक क्षेत्रों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करे। स्वाभाविक रूप से हिंदी सारे देश में संपर्क भाषा का कार्य कर रही है। संपर्क भाषा एवं राष्ट्रभाषा में अंतर है कि जिन देशों में भाषिक वैविध्य कम होता है वहाँ संपर्क भाषा की आवश्यकता कम होती है तथा राष्ट्रभाषा ही संपर्क भाषा का कार्य करती है। वर्तमान समय में प्रायः राजनीतिक आधार पर यह विचार स्वीकार किया जा चुका है कि हिंदी भारत की संपर्क भाषा है, वह भारत की राष्ट्रभाषा भी है, किंतु उसके साथ साथ संविधान की 8वीं सूची में शामिल सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं एवं राष्ट्र की भाषाएं हैं। तो आपसे यहाँ पे सीधा क्वेश्चन, शायद एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था 2016 में, संपर्क भाषा क्या होता है? तो आपको बस इतना याद रखना, ऐसी भाषा जो दो विभिन्न भाषिक क्षेत्रों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करे। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि संपर्क भाषा कौन सी है, तो आपको उसमें आंसर लगाना है हिंदी। बस इतना पढ़ने का आपका 2 क्वेश्चन निकल जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको नोट कर लो। देखो 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जैसे आपसे पूछेगा हमारी राजभाषा कौन है, तो हमारी राजभाषा हिंदी है और सह राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है। ठीक है। उसके बाद हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन हमने संवैधानिक रूप से उसे स्वीकार किया था। उसके बाद 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और एक अच्छा क्वेश्चन और है कि राष्ट्रभाषा एक संवैधानिक शब्द है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, जबकि राष्ट्रभाषा एक संवैधानिक शब्द नहीं है। मतलब राजभाषा शब्द आपको संविधान में मिल जाएगा, राष्ट्रभाषा शब्द आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में। देखो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध हैं। भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है। इस भाग में 4 अध्याय हैं जो अनुच्छेद 343 से 351 तक हैं। यह मुंशी अयंगर फार्मूला के नाम से विख्यात है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त भी अनुच्छेद 120(1) में, 2 में और अनुच्छेद 210 में, जिसमें संसद एवं विधान मंडलों के भाषा संबंधी विवरण हैं। तो सबसे पहले ये जो एक्स्ट्रा वाले हैं उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीधे भाग 17 को पढ़ते हैं। देखो अनुच्छेद 120(1) इसमें कहा गया है कि संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाए। आगे ये भी कहा गया है यदि कोई व्यक्ति हिंदी में या अंग्रेजी में अपने विचार को प्रकट नहीं कर सकता, कुछ बोल नहीं सकता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। 120(1) में ये बात कही गई है। फिर 120(2) में इसमें कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। कुल मिला के ये कहना ये चाह रहा है कि 26 जनवरी 1965 से संसद का कार्य केवल हिंदी में होगा। ये अनुच्छेद ये बोलना चाह रहा है। फिर अनुच्छेद 210(1) की बात करते हैं। इसमें वही चीज़ बोला गया है। देखो 120(1) में क्या बोला गया था संसद के बारे में, और 210(1) में क्या बोला गया है कि विधानमंडल में कार्य राजभाषा एवं राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाए। यदि कोई विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति ऐसे किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है जो उपयुक्त भाषाओं में से किसी में भी अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता। तो सेम यही चीज़ 120(1) में यहाँ पे संसद की बात हो रही है और यहाँ राज्य में विधानमंडल या विधान परिषद की बात हो रही है। ठीक है।
फिर देखो अनुच्छेद, अब हम लोग बात करते हैं भाग 17 की। तो भाग 17 में सबसे पहले अनुच्छेद 343 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये सीधा सीधा आपको क्वेश्चन मिलेगा कि किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि हमारी राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है, तो आपको उसका आंसर लगाना है अनुच्छेद 343। इसके अतिरिक्त संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इसी अनुच्छेद में यह भी संकेत किया गया है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्षों तक होता रहेगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 344 की। देखो इसके अंतर्गत ये बात कही गई है, व्यवस्था की गई है कि संविधान के आरंभ में 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा, जो कि 1955 में हुआ। आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर सुझाव देगा, जैसे किन कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है, न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग को कैसे बढ़ाया जाए, अंग्रेजी का प्रयोग कहाँ और किस प्रकार सीमित किया जा सकता है आदि। इस प्रकार का आयोग संविधान के आरंभ से 10 वर्षों बाद भी गठित किया जाएगा, मतलब पहले 5 और फिर 10 वर्ष बाद। ये आयोग भारत में उन्नति की प्रक्रिया और अहिंदी भाषी वर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए यह अनुशंसा करेंगे कि आयोग की सिफारिशों पर संसद की एक विशेष समिति राष्ट्रपति को राय देगी। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अपनी राय दिया था उसने, और राष्ट्रपति पूरी रिपोर्ट और उसके कुछ अंशों को लागू करने के लिए निर्देश जारी करेगा। आपने ऊपर पढ़ा है कि सबसे पहले बीजी खेर बना, फिर संसद की समिति अब उसको रिव्यू की और अपने सुझाव दी, फिर राष्ट्रपति ने फाइनल अपने सुझाव दिए। देखो सब कार्य संवैधानिक रूप से हो रहा है। फिर 344(4) में इसमें क्या कहा गया कि राजभाषा आयोग की सिफारिशों का निर्धारण करने के लिए एक संसदीय समिति का प्रावधान। इसमें कुल 30 सदस्य होंगे, 20 लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से, और इनका निर्वाचन जो है एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 345 की बात करते हैं। इसके अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाया तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा। जैसे यूपी में क्या है कि पहली भाषा हिंदी और दूसरी है उर्दू। उत्तराखंड में पहली भाषा हिंदी, दूसरी भाषा है संस्कृत। अनुच्छेद 346, इसमें क्या कहा गया है कि संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच पत्र आदि की राजभाषा होगी। यदि 2 या अधिक राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करना चाहें तो उनका प्रयोग किया जा सकता है। ये बात किसमें कही गई है? 343 में कही गई है। फिर अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह जानना चाहता हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की जाए, और इसके लिए लोकप्रिय मांग की जाए, मतलब ज़्यादा लोग मांग करें, तो राष्ट्रपति ये निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो विधिनिर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाएगी। फिर अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई और उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी में हो। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होते रहेंगे। संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विधेयक है या उसके प्रस्तावित संशोधन, संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियम और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, ये सब किस में होंगे? ये सब आपकी इंग्लिश में होंगे। संविधान के अधीन एवं संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन जारी किए गए सभी आदेश, नियम, विनि और उपविधियाँ। इस अनुच्छेद में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय की कार्रवाई के लिए हिंदी भाषा या उस राज्य में मान्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। यह बात उस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 349 में कहा गया है
कि इसके अनुसार संसद यदि राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिश पर उन सिफारिशों पर गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं। और उनसे अनुच्छेद 350 में कहा गया है कि अंतर्गत उन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेंगे जो इन वर्गों से संबंधित विषयों पर रक्षा के उपाय करेगा। इसके साथ ही अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिकता शिक्षा उसकी मातृभाषा में दिए जाने वाले पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। फिर अनुच्छेद 350(1) में क्या गया, प्रारंभिक शिक्षा की भाषा राज्य का कर्तव्य व प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दे। 351 में कहा गया संघ का ये कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करें। ठीक है, तो आपको ये सारे अनुच्छेद तो याद रखना है और सबसे मेन आपका कौन सा है हम बता दे रहे हैं आपको। देखो 120(1), 120(2), 210 ये आपको याद रखना है। 343 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर 300 राजभाषा आयोग जो गठित हुआ था वो 344 के तहत ही गठित हुआ था। फिर ये 344 वाला जो संसदीय समिति बनी थी उसमें कितने कितने सदस्य होंगे, ठीक है, तो 20 जो है लोकसभा से और 10 जो है राज्यसभा से। और इन सदस्यों का चुनाव जो है एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, फिर तो 345 है आपका, है 346 है। देखो पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, एक बार ये चीज़ें को याद रखो। अब जैसे ये 348 जो इम्पोर्टेंट है इसको याद रखना। 351 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दोनों 351 51 और 351। ये 350 भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं संविधान में कुल भाषाएं। देखो सबसे पहले जब संविधान बना था उस समय 14 भारतीय भाषाएं थीं, 8वीं अनुसूची में 14 भारतीय भाषाएं थीं, लेकिन अभी तो 22 हो गई हैं। देखो संविधान के 21वें संशोधन 1967 में सबसे पहले एक सिंधी जोड़ा गया, 15 हो गया। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, तो 15 3 18 हो गया। और फिर 92वें संशोधन 2003 में 4 भाषा जोड़ी गई, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, तो 4 मतलब 18 4 22। ठीक है, अब देखो पहले से जो 14 भाषाएं थी वो कौन कौन सी थी। असमिया, बंगला, ओडिशा, कश्मीरी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल। अब देखो इसको कैसे याद रखना है। देखो असम एक राज्य है, पश्चिम बंगाल एक राज्य है, ओडिशा राज्य है, कश्मीर, ठीक है, ये भी एक, इसको राज्य समझो, याद करना है ना। पंजाब राज्य, इसको छोड़ो, संस्कृत हिंदी छोड़ो, उर्दू छोड़ो, गुजराती गुजरात राज्य, मराठी मुंबई राज्य, कन्नड़ कर्नाटक राज्य, मलयालम केरल राज्य, तेलुगु का वो आंध्र प्रदेश राज्य, और ये तमिलनाडु राज्य। ठीक है, इसके अलावा हिंदी, उर्दू और संस्कृत ये भाषा हो गई, ये सब राज्य हैं। ये 14 तो पहले से हैं। ठीक है, उसके बाद जो है 21वें संविधान संशोधन में जो है, अब देखो इसमें इसको कैसे याद करें, संशोधन वाला 21 71 और ये 92। अब देखो 21 में जो है सिंधी जोड़ा गया, ठीक। उसके बाद जो है 21 संविधान संशोधन में, फिर 71 संविधान संशोधन में 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। तो इसका ट्रिक कैसे है, कोकिला ने मणि को पाला, कोकिला रसोड़े वाली। ठीक है, उसके बाद फिर देखो बोलो महेंद्र सिंह धोनी MSD, तो मैथिली, डोगरी, बोडो, संथली, बोलो, यम से मैथिली, S से संथली और D से डोगरी। तो ये आपका ट्रिक है, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो। और ये इतना है ना, ये 100% एक क्वेश्चन आपका ले बन जाएगा यहाँ से, है ना। तो इसको एकदम याद कर लेना। और आसाम सा है, बस इसमें 3 संशोधन है, 21 71 92। पहले से 14 भाषा से, बाद में जो है 8 भाषा जोड़ी गई। अब बात करते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन की। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आता है। देखो वीडियो लंबी होती जा रही है, बोर मत होना, है ना। और धीरे धीरे ही पढ़ना इसको, मान लो कभी 10 मिनट देख लिए, फिर 15 मिनट देख लिए, धीरे धीरे अपना पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से कुल मिला के आपका 1 से 2 क्वेश्चन है, 100% है, बनेगा ही बनेगा। और इसके बाद क्या ही बनेगा,
देखो, विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें विश्व भर से हिंदी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार तथा हिंदी प्रेमी एकत्रित होते हैं। वर्ष 1973 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की कार्यकारिणी ने विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया। सन 1975 में इसका आयोजन हुआ। देखो, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जो कि सम्मेलन का बोध वाक्य या आदर्श वाक्य था, वसुधैव कुटुंबकम। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में 30 देशों के कुल 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में पारित किए गए कुछ पॉइंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी का आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिया जाए। वर्धा में विश्व हिंदी विद्यापीठ की स्थापना हो। विश्व हिंदी सम्मेलन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए अत्यंत विचारपूर्वक एक योजना बनाई जाए। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के अध्यक्ष जो थे वो शिवसागर राम गुलाम थे, जो कि मॉरिशस से थे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस संबंध में अन्य तथ्य इस प्रकार हैं। 12 नवंबर 2002 को मॉरिशस की संसद ने एक अधिनियम पारित करके विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की। देखो, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया था। इस अधिनियम को कार्यरूप देने के लिए मॉरिशस और भारत के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जो कि किस दिन हस्ताक्षर हुए, साइन हुए? 21 नवंबर 2003 को। वर्तमान में भारत और मॉरिशस के कला एवं संस्कृति मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के अधिकारी विद्वान इसका संचालन करते हैं। किसका करते हैं संचालन? हिंदी विश्व सचिवालय का। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन होता है। पहला है, विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1975 को हुआ था। तो कोई ये वाली जो डेट है ना, 10 जनवरी से 14 जनवरी, ये भाई पूछ देगा तो कितना कोई याद करेगा? वैसे ही याद करने के लिए इतना बड़ा पेपर, इतना सब कुछ है। ये ईयर याद रखना, कोशिश करना, ये जो सन है इसको याद रखना। पहला कब हुआ था? नागपुर, भारत में 1975 में। दूसरा जो हुआ था 1976 पोर्ट लुई, मॉरिशस में। तीसरा 28 से 30 अक्टूबर को 1983 में नई दिल्ली, भारत में हुआ। मतलब वर्ल्ड कप जिस साल जीता उस साल भारत में हुआ। चौथा जो है पोर्ट लुई, मॉरिशस में फिर से हुआ। पाँचवा जो है पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद और टोबैगो, वेस्ट इंडीज़ वाले हैं, वहाँ हुआ। छठवां जो है लंदन, यूके में हुआ, यूनाइटेड किंगडम में। सातवां जो है पाराम रिबो, सूरीनाम में हुआ। आठवां जो है न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ। उसके बाद 9वां हो गया। 8वां न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ। 9वां जो है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ। 10वां जो है भोपाल, भारत में हुआ। और 11वां जो है पोर्ट लुई, मॉरिशस में हुआ। तो आपको ये देखो, ये याद रखना है, मॉरिशस 11वां वाला याद रखो, पहला दूसरा याद रखो, और इसके अलावा जो इंडिया में जो हुआ है 10वां याद रख लेना, और एक ये 1983 वाला याद रख लेना। बस बाकी सब एक बार पढ़ लो बस, है ना। देखो, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई लास्ट तक अगर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। देखो भाई, वीडियो लेट में इसलिए आती है कि देखो खुद ही अपना PDF बनाते हैं, खुद ही लिखते हैं, खुद ही बोलते हैं, समय लगता है, खुद पढ़ना भी रहता है ना, तो इसीलिए वीडियो भाई लेट में आती है। लेकिन हम सोचते हैं लाए तो पूरा एक साथ लेते हैं। छोटा छोटा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा थोड़ी है भाई। मान लो पढ़ना, एग्जाम नज़दीक है, जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है ना। तो भाई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।